नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्पफुल होंगे, जो कि आपको सहायता करेंगे अच्छे स्कोर करने में। जी हाँ, बता दें कि इसमें से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो कई बार सीटेट एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला सवाल है वो कहता है कि किस राज्य की महिलाएं पारंपरिक वस्त्र मेखला चादर के कपड़े पहनती है। तो उड़ीसा, असम, त्रिपुरा और केरल, यहाँ पे केरल हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? केरल। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है असम। असम की जो महिलाएं होती है पारंपरिक वस्त्र मेखला चादर पहनती है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में टीन की खेती की जाती है? केरल में, तमिलनाडु में, मिजोरम में, मणिपुर में। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो हमारा करेक्ट है, मिजोरम में टीन की खेती की जाती है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर, ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में, नागालैंड में, असम में। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चार जो होगा केरल, वहां पे ओणम त्योहार मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा चौथा जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर, फिरान क्या है? मतलब फिरान बेसिकली है क्या? कश्मीरी लबादा, कश्मीरी फल, कश्मीरी सब्जी या कश्मीरी लोक नृत्य है? तो फिरौन क्या है? कश्मीरी लबादा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर एक जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है पांचवा नंबर, विभिन्न प्रजाति के दो जीव संपर्क में एक साथ आते हैं तो इस संबंध में एक जीव को फायदा तथा दूसरे जीव को नुकसान होता है। जब दो जीव क्या होते हैं, विभिन्न प्रजाति के एक साथ संपर्क में आते हैं तो उनमें क्या होता है, एक जीव को फायदा होता है, दूसरे को क्या होता है, नुकसान होता है। तो इस संबंध को क्या कहा जाता है? सहभागिता नहीं, परजीविता बिल्कुल सही है, सहजीविता या सहकोपरातिका। ठीक है, सहकोपकारिता। तो आपको बता दें कि जो परजीविता होता है, जिसको हम कहते हैं पैरासाइट्स, जिसमें क्या होता है, एक को फायदा होता है और दूसरे को क्या होता है, नुकसान होता है। ठीक है, वही सहजीविता में क्या होता है, दोनों को फायदा होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, छठा नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से जल जनित रोग के प्रकार के लिए जल्द से प्रत्यक्ष संपर्क की नहीं वरना एक वाहक की आवश्यकता होती है, वह रोग कौन सा है? मतलब प्रत्यक्ष संपर्क की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, एक वाहक की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वह रोग कौन सा हो सकता है? ट्रेकोमा, म्यादी बुखार, हैजा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है मलेरिया वो हो जाएगा, जिसमें क्या होती है, एक वाहक की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है सातवां नंबर, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन है? पर्यावरण अध्ययन सीखने का जो सबसे प्रभावशाली संसाधन है क्या है? मॉडल है, पाठ्य पुस्तक है, चार्ट है या फिर किस्से कहानियां? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा, किस्से कहानियां। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, आठवां नंबर प्रश्न कहता है कि हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है और बर्फ भी पड़ती है, जब ठंड ज्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे मकान पत्थर व लकड़ी के बनते हैं। तो ये कौन से राज्य के बारे में बात किया जा रहा है? केरला के बारे में नहीं, हिमाचल प्रदेश के बारे में, कर्नाटक या फिर उड़ीसा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, हिमाचल के बारे में बात की जा रही है, जहाँ पे क्या होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है और बर्फ भी पड़ती है और ठंड ज्यादा हो जाता है, धूप में बैठना आसान लगता है और हम वहाँ के जो मकान होते हैं पत्थर व लकड़ी के बने होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, 9 नंबर प्रश्न कहता है कि डल झील में पाए जाने वाले घरों, हाउस बोट और कई बड़े घरों की अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें से एक खास डिजाइन जो कि जिग्सा पजल जैसा दिखता है उसको कहा जाता है। तो जो जिग्सा पजल जैसा दिखता है उसको क्या कहा जाता है? रेम्बो। तो रेम्बो नहीं कहा जाता है, मेहराब भी नहीं, डोंगा भी नहीं। तो उसे क्या कहा जाता है? खत्म बंद कहा जाता है। जो क्या होता है, एक सुंदर नक्काशी होती है जिसमें एक खास डिजाइन होता है, जिग्सा पजल। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा 10वां नंबर प्रश्न है, हमारे देश में एक स्थान है, ठीक है, जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र स्थित है, जो क्या है, ठंडा रेगिस्तान जिसे कहा जाता है, कोल्ड रेगिस्तान कहा जाता है, जो क्या है, ऊंचा भी है और समतल भी है। तो वो कहाँ है? शिमला, लेह, दार्जिलिंग या शिलोंग? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, लेह। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, 11 नंबर प्रश्न कहता है कि हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता, यह सब सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के
फर्श पर नीचे दिए गए जिस देशों के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं वह देश है। मतलब नीचे जो हमारे प्रश्न में दिए गए ऑप्शंस, उसमें किस देश के लोगों के सापेक्ष जो है हम भारत के लोग उल्टे खड़े हैं। तो क्या है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया ये भी नहीं, अल्जीरिया भी नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अर्जेंटीना के सापेक्ष जो है हम लोग उल्टे खड़े हुए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा 12वां नंबर प्रश्न कहता है कि कुछ क्षेत्रों में गाय के गोबर के ढके घर हैं। क्या है, कुछ क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों के लोग अपनी झोपड़ियों के फर्श और दीवारों को गोबर और मिट्टी से क्यों ढकते हैं या उन पर पॉलिश क्यों करते हैं। फर्श और दीवारों को चिकना बनाने के लिए तो इसके लिए नहीं किया जाता है, इसे जल रोधक बनाने के लिए और एक इंसुलेटर के रूप में काम करने के लिए ये हो सकता है। ठीक है, यह उस क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध सामग्री है, तो इसका कोई तो मतलब है नहीं। गाय के गोबर की गंध जानवरों को दूर रखती है, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, इसे जल रोधक बनाने के लिए और एक इंसुलेटर के रूप में काम करने के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है 13वां नंबर प्रश्न कहता है कि इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है। इकरा क्या करती है, अपनी शिक्षार्थियों को ईवीएस में क्या करती है, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाती है, यह शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं, यह शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार को जोड़ने में सहायता करते हैं, या मनोरंजक संसाधन उपलब्ध कराते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जोड़ने में सहायता करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न कहता है कि ईवीएस में मानचित्र कौशल क्या प्रदर्शित करता है। जो मानचित्र कौशल है यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ मैपिंग है, वो क्या प्रदर्शित करता है ईवीएस में। ठीक है, रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करना, तो इसमें तो रिकॉर्डिंग के बारे में बात की ही नहीं जाती है, तो ये रिकॉर्डिंग कौशल गलत हो जाएगा। ठीक है, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करना, जो स्थान है उसके सापेक्ष है, उस क्या स्थिति है उसकी समझ को यानी अंडरस्टैंडिंग को विकसित करना, डेवलपमेंट करना, वो हमारा बी जो है वो सही हो जाएगा। पूर्वानुमान और गणना के क्वेश्चन को विकसित करना, तो ये गलत हो जाएगा। लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करना, लैंडस्केप के जो कौशल होते हैं, ठीक है, उनको खींचने को विकसित करना, तो ये बिल्कुल ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि जो हमारा मानचित्र कौशल होता है, कॉन्सेप्ट मैपिंग होता है, वो स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और वो है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन कहता है 15वां, कक्षा 5 की अध्यापिका माही चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करे। क्या चाहती है कि वो आसपास के पौधों का अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन करे। सार्थक अधिगम के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब अगर मीनिंगफुल लर्निंग करवाना है तो उसके लिए बच्चों से क्या करवाना चाहिए। समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी है। देखते हैं, अधिगम पौधे के नाम लिखना, अधिकतम पौधे के मतलब ज्यादा से ज्यादा पौधे के नाम लिखवाना, उससे क्या होगा, सार्थक अधिगम होगा। समझाना कि पौधे भी सजीव होते हैं, उनकी ऊंचाइयों, पत्तियों की गंध और उगने स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। मतलब कौन से पौधे कहाँ पे उग सकते हैं, कहाँ पे बड़े होंगे, उनकी पत्तियां कैसी है, उनकी गंध कैसी है, इन सब के बारे में अवलोकन कराना, उन सबको ऑब्जर्वेशन कराना। तो ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी जो है ये सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि हमें क्या कराना है, सार्थक अधिगम कराना है, मीनिंगफुल लर्निंग करवाना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो दोस्तों आज हमने टोटल लगभग 15 क्वेश्चन किए हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, जिसमें हमने ईवीएस के एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी थे और ईवीएस का जो पेडागोजी क्वेश्चंस था वो भी हमने सम्मिलित किया था। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और साथ ही अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।